हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों, भर्ती की जा रही है। किसकी भर्ती की जा रही है दोस्तों? स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पे भर्ती की जा रही है इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, यानी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पे भर्ती की जा रही है, रिक्रूटमेंट की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे चल के सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहें दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आईटी ऑफिसर्स की पोस्टें निकाली गई हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स की पोस्टें निकाली गई हैं, राजभाषा अधिकारी की पोस्टें निकाली गई हैं, लॉ ऑफिसर्स की पोस्टें निकाली गई हैं, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्टें निकाली गई हैं और मार्केटिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स करके यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ऊपर से, और ये बैंक्स जो मेंशन किए हुए हैं इनके लिए यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, ये यहाँ पर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में रिक्रूटमेंट की जा रही है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो इस तरीके से इन सभी बैंक्स में यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इन पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मान लीजिए आपकी कोई कैटेगरी आती है तो कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए 4 साल की अगर आपने इंजीनियरिंग की है, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें से अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इन्होंने आर करके बताया है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, यहाँ पर ये जो इन्होंने मेंशन किया हुआ इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है दोस्तों, ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं हैविंग पास्ट DOE ACC B लेवल आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर IT ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की पोस्ट इन्होंने निकाली है। एज सभी पोस्टों के लिए उम्र जो है वो सेम रखी है, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में आप आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए 4 साल की डिग्री आपने यानी ग्रेजुएशन आपने की है, एग्रीकल्चर में की है या हॉर्टिकल्चर में की है, एनिमल हस्बेंड्री में की है, इनमें से किसी में भी अगर आपने 4 साल की डिग्री की कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से राजभाषा अधिकारी की जो इन्होंने पोस्टें निकाली है, इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर उम्र तो सभी पोस्टों के लिए सेम रखी है। तो इसके लिए देखिए क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने हिंदी में की है और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप यहाँ पर राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने संस्कृत में की है विद इंग्लिश और हिंदी आपके सब्जेक्ट रह चुके हैं दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर पोस्टों को देकर आगे आप देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एज में जो रिलैक्सेशन दी गई है, सबसे पहले मान लीजिए कि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं 5 साल की छूट मिलेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं 3 साल की छूट मिलेगी, डिसेबिलिटी पर्सन है यानी बेंच मार्क डिसेबिलिटी पर्सन आप हैं तो 10 साल की यहाँ पे आपको एज में छूट दी जाती है। इस तरीके से जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एज में कितनी आपको रिलैक्सेशन मिली है, छूट मिली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा इन पोस्टों के लिए, इसमें से आपको आप देख सकते हैं कि भाई लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम रहने वाला है, इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ये यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 125 मार्क्स के
रहने वाले हैं। हर एक सेक्शन में आपको 40-40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम आपका किस मीडियम में होने वाला है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का तो इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है। रीजनिंग और अवेयरनेस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे आपका मीडियम रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखें तो दोस्तों आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपका यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, रीजनिंग का टेस्ट रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है। हर एक सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 150 जो है टोटल हो गए क्वेश्चन, जो कि 125 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप मीडियम देख सकते हैं और आगे आपको हर एक सेक्शन में 40-40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखो, मेन एग्जाम जो आपका रहेगा, मेन एग्जाम किस पोस्ट के लिए, लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपका मेन एग्जाम रहने वाला है, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। मीडियम दोनों रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से मेन एग्ज़ाम जो राजभाषा अधिकारी का मेन एग्ज़ाम रहने वाला है, इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 45 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। मीडियम आपको दोनों रहेगा, यहाँ पर 30-30 मिनट का आपको दोनों में टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इंडिया में कहीं पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। और इन्होंने यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट को, एग्जामिनेशन सेंटर की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसको अटैच किया, एनेक्सर सेकंड में यहाँ पे अटैच किया हुआ इसी नोटिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए ये बुलाएंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर, यानी कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड करना है। ये जो यहाँ पे IBPS की वेबसाइट है www.ibps.in, इस पर जाकर आप सबसे पहले इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद जो भी आप बाकी चीज़ें आपको साथ में रखनी है वो सारी चीज़ें साथ में रखने के बाद आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाओगे। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स टोटल यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने बोला है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ये उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अभी हम फ़ीस की भी बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्टें निकाली गई हैं इसके लिए यहाँ पे फ़ीस कितनी पे करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 21/11/2022 यानी 21 नवंबर 2022 जो है इन पोस्टों के लिए फॉर्म्स की लास्ट डेट रहने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने पोस्टें जो निकाली गई हैं इसके लिए अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए SC ST और PWD कैंडिडेट्स आप हैं तो 175 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है और बाकी सभी कैटेगरी वालों के लिए 850 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। इसमें यहाँ पर GST भी जो है वो इंक्लूड किया है, यानी GST इंक्लूड करके आपकी इतनी फ़ीस रखी गई है। ठीक है। तो इन पोस्टों के लिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.ibps.in। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोसीजर बताया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, और फिर वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन इन पोस्टों के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये आपको ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों पे करनी है, यहाँ पर फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है और ऑनलाइन ही आपको अपना जो फॉर्म है
उसको यहाँ पर सबमिट करना है। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अभी बता दी हैं दोस्तों। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर दी, यहाँ पे देखिए आईटी ऑफिसर के लिए, आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्टें जो हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 44 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर बैंक का नाम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर वैकेंसीज को दोस्तों डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी यहाँ पर इस बैंक में रखी गई है पोस्टें एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक में ये पोस्टें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 पोस्टें रखी गई हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी रखी गई हैं पोस्टें, आगे कैटेगरी के हिसाब से इन पोस्टों को रखा गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से एचआर पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से बैंक में जो है ये पोस्टें रखी गई हैं और आगे कैटेगरी के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्टें जो हैं वो रखी गई हैं, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं। आप देख सकते हैं आगे कैटेगरी के हिसाब से आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव लिस्ट अटैच की है एग्जामिनेशन सेंटर्स की, प्रीलिम और मेन एग्जाम्स की, वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की, ठीक है, गुजरात की ही हम बात कर लेते हैं। तो गुजरात का यहाँ पर प्रीलिम एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अहमदाबाद में रहने वाला है। आनंद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, महसाना, राजकोट, सूरत और वडोदरा में यहाँ पर ये प्रीलिम एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। और यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम आपका रहने वाला है वो यहाँ पे रहेगा अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट भी इन्होंने अटैच की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस पीडीएफ में बहुत सारी और भी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पूरी इसको पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं। मैंने मेन चीज़ें आपको सारी बता दी हैं दोस्तों, और मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।